हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एक मॉक टेस्ट। ये सारे प्रश्न आपके पवन पब्लिकेशन सीरीज के होंगे। जैसा कि पहले हम लोग सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी सीरीज को सॉल्व करेंगे। बहुत मस्त मॉडल पेपर आपका होने वाला है। अंत तक आप क्लास को देखना, आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली इंक्लूड होता है, ये आपको बताया गया। प्रिंसिपल 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम यानी वार्षिक है, और टाइम है 1 सही 1/2 ईयर। अब देखो, हमने बताया था आपको, जब भी कभी अर्धवार्षिक की बात करेगा तो अर्धवार्षिक में हम रेट को आधा करते हैं और टाइम को 2 गुना करते हैं। रेट को आधा और टाइम को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो आइए प्रिंसिपल सबसे पहले लिखते हैं कितना है। तो प्रिंसिपल है 2000, हमने प्रिंसिपल 2000 लिख लिया। रेट कितना है, तो रेट है 20% ईयरली। हमको हाफ ईयरली बनाना ना, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी रेट आएगी 10% और हाफ ईयरली मतलब कि अर्धवार्षिक। फिर टाइम आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 2 टाइम्स करना है। टाइम है आपका 1 सही 1/2 वर्ष। इसका मतलब कितने छमाही हो जाएंगे, तो इसका मतलब 3 छमाही हो जाएंगे, यानी 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 छमाही हो जाएंगे। बस अब आपको इतना काम करने के बाद सिंपल आपका फार्मूला क्या कहता है कि A बराबर के P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर अमाउंट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल के स्थान पर है 2000, 1 प्लस रेट कितनी है 10% डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100 और इसकी पावर n। अब आप ये नहीं रखोगे क्योंकि हाफ ईयरली इंक्लूड हो रहा है ना, तो वो जो इंक्लूड किया है आपने कन्वर्ट किया वो रखोगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 10 × 10 11/10 हो गया, यानी ये हो गया 2000 ब्रैकेट में 11/10 और इसकी पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। जितनी पावर उसका उतनी बार लिखते हैं। तो फर्दर जो सॉल्व करेंगे 2000 × 11/10 × 11/10 × 11/10 3 बार किस लिए लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है, 3 ईयर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 2 3 और 1 2 3 आपका देखो कट गया, तो ये हो जाएगा 2 × 11 × 11 × 11 करोगे तो 2 × हो जाएगा 1331। 1331 को 2 से गुणा करोगे, 13 दूना 26, 31 दूना 62, यानी 2662 रुपये। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता तो ये आंसर है, क्योंकि हमने निकाला है मिश्र धन। हमसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अमाउंट से अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अमाउंट आया है 2662, माइनस कर देंगे इसमें से 2000, क्योंकि प्रिंसिपल कितना है 2000, तो आंसर कितना आ जाएगा 662। 662 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 662 जिनका आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए। पहले प्रश्न का आंसर आएगा 662, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 662 एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, नोट कर लिया आप लोगों ने। अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 2 और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा, बस आपको आराम से प्रैक्टिस करने हैं और आपके सारे नंबर मिल जाएंगे पेपर में। ठीक ना दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 2 ये आपसे कह रहा है 1.6 और आपको कहा गया है कि 3.6 का मध्यानुपात आपको बताना है। मध्यानुपात का मतलब मिड रेशियो बताओ। मध्यानुपात, देखिए अनुपात से क्वेश्चन फिक्स है। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं।
और आपके तो सिलेबस में पूरा अनुपात दिया गया है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है ना, मैं फटाफट लिख देता हूँ। देखो, जब भी कभी आपसे मध्यानुपात पूछेगा, मिड रेशियो पूछेगा, तो मिड रेशियो क्या होता है, √a इंटू बी। यानी पहली वाली संख्या a होती है, दूसरी वाली संख्या b होती है, तो अंडर रूट करेंगे a इंटू बी, ये हमारा मध्यानुपात आ जाएगा। अगर जब भी कभी आपसे पूछेगा तृतीय अनुपात क्या होता है, तो तृतीय अनुपात आपका होता है b²/a, यानी दूसरी वाली नंबर का स्क्वायर करके पहली वाली नंबर से डिवाइड कर देंगे तो तृतीय अनुपात आपको निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछे हैं, मध्यानुपात, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं मेरे मित्र। आप कहोगे जी बिल्कुल, मध्यानुपात क्या होता है, √a इंटू के b होता है। अब एक बात बताओ, पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, दोनों नंबर के नीचे बटे 1 मान सकते हो। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, यहाँ भी पॉइंट हटा लिया 0, यानी पहला नंबर हो गया 16/10 और दूसरा नंबर हो गया 36/10। यानी अगर मैं रूट के अंदर इसको कहूँगा तो आप कहोगे सर 16/10 इंटू क्या हो जाएगा, 36/10 हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 16 है, 16 का आप रूट बाहर निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप बिना मल्टीप्लाई करे ही सॉल्व कर सकते हो। 16 का रूट आ गया 4 और 6 का रूट होता है 6 और 10 का देखो एक पेयर बन रहा ना, तो 10 एक नीचे आ जाएगा, यानी बस यही आंसर होगा। 6 चौके 24, 24 को जब आप 10 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 2.4, यानी जो इसका मिड रेशियो आएगा वो आएगा 2.4। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2.4, एकदम राइट आंसर होगा। जब मिड रेशियो पूछेगा तो ये आपको करना है, जब थर्ड रेशियो पूछेगा तो ये आपको करना है, और यहाँ से बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आप देख लेना, यहाँ का पूरा 100% है, लगभग प्रीवियस ईयर में हर एक शिफ्ट में और हर एक पेपर में जो भी बैक हुआ हो या फ्रेशर हुआ हो, जो भी हुआ हो, हर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इसको जरा लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है 5 log 3 माइनस में है log 9, इसका वैल्यू बताना है। log 9 का मान आपसे पूछे हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपसे पूछे हैं। आप फटाफट बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको लॉग की वैल्यू पता है तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना। अब मैं आपको लॉग का क्वेश्चन लाया हूँ तो लॉग के सारे कंसेप्ट बता देता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को लगाइए। हमने बताया था अगर लिखा है log m इंटू n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे सर log m प्लस में log n, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। जी बिल्कुल। अगर लिखा हो log m डिवाइडेड बाई n, तो इसको लिख सकते हैं हम log m माइनस में क्या हो जाता है, log n हो जाता है, log n हो गया। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ log m टू द पावर n, तो n आ जाता है आगे, यानी ये हो जाता है n इंटू log m, ये हो जाता है। बस ये 3 कंसेप्ट याद रखोगे तो log के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे लोगरिथम के। तो आप कैसे कहोगे सर हमें आसानी से पता है ये 5 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, यही होती है ना, और माइनस log 9 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 टू दी पावर 2 कह सकता हूँ। अरे बोलो, बिल्कुल कह सकते हैं ना। तो ये आप देखो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। 5 एक कम हो जाएगा 5, 7 पंजे 35 के 5 3, 7 पंजे 35 3 38 3 और 5 चुके 20, 3 कितना हो गया 23 हो गया। पॉइंट 4 डिजिट पहले था तो 4 डिजिट पहले पॉइंट को हमने लगा दिया, माइनस ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ये आगे आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, तो 2 आगे आ गया। और log 3 की वैल्यू आप रखोगे 0.4771 हो जाएगा, है ना दोस्त। यानी अगला स्टेप होगा 2.3855 माइनस के 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 एक 15, 2 चौके 8 एक 9,
0.9542। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 3 से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ हो गया आपका कितना 13, 13 से 9 जाएगा तो 4 और यहाँ बचा 1, यानी 1.4313 इस क्वेश्चन का आंसर है। 1.4313 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। बस ये चीज़ें मैं साथ में इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ कि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये फार्मूला होता है और आप उसको इजीली ट्रैकल कर सको, ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या नंबर 4 क्या कह रहा है, उसकी जरा भावनाओं को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको इस दिए गए, जो आपको ये दिया गया व्यंजक है, इस व्यंजक में आपको इससे भाग करना है, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में है एक पदी और द्विपदी व्यंजकों से भाग। तो उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है और सारे मेरे पास का कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको जो है पवन पब्लिकेशन बुक के हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो घातों को पहले घटते हुए क्रम में दे दिया गया है, तो आप कुछ मत कीजिए, सीधे आप भाग कर दीजिए। तो डायरेक्ट आइए भाग करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 15x³ माइनस में 20x² प्लस में है आपका 13x माइनस के है 12 और डिवाइड किससे करना है, तो आप कहोगे सर 3x माइनस के 6 से डिवाइड करना है। 3 से किस में मल्टीप्लाई कराओ कि 15 आए, कहोगे 5 से, है ना। और चूंकि यहाँ x है, हमें x³ लाना है, तो कितना कम है, x² कम है, 3 पंजे हो जाएगा 15x³, ठीक है। अब वहाँ देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 पंचे 30 और ये हो गया x², कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस हो गया और ये माइनस से प्लस हो गया, ये काम ख़त्म। 20x² और प्लस के 10x², यानी टोटल बच जाएगा 10x², प्लस माइनस घट जाते हैं। आगे आपका बचा प्लस के 13x और माइनस के क्या बच गया, 12 बच गया, कोई परेशानी नहीं ना। अब आपके पास देखो 3 है और 10 लाना है, तो 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि 10 आ जाना चाहिए, तो 3 जाएगा इधर डिवाइड में, यानी वो नंबर क्या आएगा, 10/3 आ जाएगा। भाई 3 में 10/3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हमें प्लस का कराना पड़ेगा 10/3 से, ठीक है ना। आइए करा देते हैं 10/3 से। तो अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कराऊंगा 10/3 से, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 10 आ जाएगा, तो पहले तो 10 लिख लें। अब x है, हमें x² चाहिए, कितनी x की कमी है, 1 x की कमी है, तो 1 x यहाँ लगाएंगे तो ये x² आपका बन जाएगा, ठीक ना दोस्तों। -6 का गुणा आप प्लस के 10/3x से करोगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर कहोगे 6 इंटू के 10/3 में मैं कराऊंगा, तो 3 2 जा 6 और 10 दूना 20, यानी माइनस के कितना हो जाएगा 20, और ये x यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ था, ठीक। अब देखो प्लस से ये माइनस, माइनस से हो जाएगा ये प्लस, माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, ये ख़त्म। प्लस के 20x प्लस के 13x, तो अल्टीमेटली ये 33x हो जाएगा, और माइनस के क्या हो गया, 12 हो गया, माइनस के 12 हो गया। अब आप कहोगे 33x है, हमें 3 से डिवाइड करना है, कितनी टाइम्स जाएगा, तो प्लस के 11 टाइम्स चला जाएगा, 11 तियाँ हो गया 33x, और 11 ही का गुणा माइनस के 6 से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस, 11 छक्के 66, माइनस माइनस से प्लस, ये ख़त्म। 6 में से 2 जाएगा 4 और 6 में से 1 जाएगा 5, ये आपका शेषफल बच गया 54, ये आपका भागफल बच गया, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही आंसर है। भागफल आ गया 5x² प्लस के 10/3x प्लस के 11, और शेषफल कितना आ गया 54, 54 इस क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर का आया हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, आप पूरा पेपर दोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि हाँ सही में पेपर ऐसा ही आएगा,
ठीक है ना दोस्त। बाकी आपका पेपर बहुत जल्द होगा, आप बस पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। ये क्या कह रहा है, तो ये आपसे कह रहा है एक शंकु है, ये एक शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या दी गई है। शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई भी दी गई है, तथा जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो कितनी दी गई, वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, वॉल्यूम एंड लिटरल सरफेस एरिया। तो आपसे कहा गया है कि आयतन और वक्र पृष्ठ मतलब लिटरल सरफेस एरिया आपको ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब शंकु कैसा होता है आपको पता है कि कोण कैसा होता है, कई बार मैंने क्लास में बताया और मैंने पूरा चैप्टर भी आपको पढ़ा रखा है कि कोण कैसा होता। कोण होता है बिल्कुल जो गर्मियों में हम आइसक्रीम खाते हैं ना, बिल्कुल उस शेप का होता है। कैसे, तो कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ भाई। इस तरीके से आपका कोण बना हुआ होता है। इसका जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है, बिल्कुल बीचों बीच में सर्कल के सेंटर होता है। सेंटर से अगर मैं यहाँ पर लंब डालूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो ये दूरी है ये रेडियस होती है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जेनिथ यानी एपेक्स से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हाइट होती है स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एल होता है। अब सबसे पहले यहाँ एल ही पूछता है, एल मतलब स्लंट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई, तो ये होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहली चीज़ आपको याद रखनी। दूसरी चीज़, इसके मैं सारे फार्मूले बता देता हूँ। इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको हम लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, यही वक्र पृष्ठ होता है, ये होता पाई आर एल। जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एच प्लस में आर, पाई आर एच प्लस में आर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है इस चीज़ को। या आप ऐसे देखो, ऐसे निकाल लो, यहाँ पर ऐसे कैसे निकालोगे, ये आपका वक्र पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल और प्लस में आप कहोगे वक्र पृष्ठ पाई आर एल। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर मिल रहा है, पाई आर, तो यहाँ से बच गया आर, यहाँ से आर, आर खत्म, पाई से पाई खत्म, एल, तो आर प्लस में एल बच गया। ये आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। स्लंट हाइट मैंने यहाँ पर लिख ही दी है, अब आप फटाफट बता सकते हो। सबसे पहले हम आयतन फाइंड करते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। वैल्यू रखो 1/3, पाई का मान होता है 22/7, मैंने रख दिया। रेडियस, रेडियस है 3.5। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मेंसुरेशन में आपको चीज़ें पॉइंट में दिखें, इसको आप इसके नीचे बटे 1 मानकर इसको आप पॉइंट से फ्रैक्शन में कर सकते हो। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी जो 3.5 है उसको हम 7/2 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 7/2, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखूँगा। और हाइट कितनी है 12, देखो हाइट 12 दी है ना, सॉल्व करना है। ये 7 से ये 7 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 से 12 खत्म हो गया भाई। 3 से काटोगे 4 बार में, 2 दूनी 4 खत्म हो गया। यानी ये टोटल ऊपर कितना आ गया वॉल्यूम, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 क्यूब सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या है, वॉल्यूम है। दूसरा आपसे वक्र पृष्ठ पूछे हैं। अब आप बताओ वक्र पृष्ठ क्या होता है। अभी जस्ट मैंने उधर लिखा है, आप देखकर बता सकते हो कि पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ के लिए हमें एल पता होना चाहिए। एल, एल मतलब स्लंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो एल कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला ये देखो, मैंने शुरुआत में ही बताया, ऐसे निकालते हैं। आइए ऐसे निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे कि एल बराबर होता है, एल मतलब ललित नहीं, एल मतलब स्लंट हाइट है ना। आर स्क्वायर कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस एच है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब आगे आप फर्दर फटाफट सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 144 का 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17,
4 एकम 4 और एक हो गया ये कितना 576, प्लस में ये 49 हो गया, नीचे हो गया 4, यानी 7 4 11 9 6 15, यानी ऊपर हो जाएगा आपका 625 और नीचे हो जाएगा 4। 625 को बाहर निकालोगे तो 25, 4 को निकालोगे तो आ जाएगा 2, यानी इसकी जो स्लंट हाइट आएगी 12.5। 12.5 का मतलब 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगी, आएगी ना दोस्त। बस यहाँ रख कर सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, एल आ गई अब कितने 25/7, 25/7, 25/2 माफी चाहते हैं 25/2 है, 25/2 है। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से काटेंगे 11 बार में, बाकी कुछ कटेगा नहीं तो 11 5 55 के 5 2, 11 दूना 22, 22 5 27, 275/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आ जाएगा इसका वैल्यूम। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका वैल्यूम। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्लियर बात। अगला प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। समझ गए बात को भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी भी दोस्त को। देखिए हर एक चैप्टर से, मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा मॉक देना मज़ा तभी आएगा आप जब आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर आप कहोगे कि आपने सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं कराए हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अंत तक देखें। 40 से 42-45 मिनट की क्लास है, तो आप अंत तक क्लास को देखिए, आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, जिसका जो एंगल है वो कितना दिया गया है भाई, ज़रा मैं देख लेता हूँ। जिसका जो कोण है, कोण वो दिया गया है 90 डिग्री, जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। एंगल 90 डिग्री है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड करना है सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है ना, कैसे देखो आराम से हम बता सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं θ/360 से, यही बन जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो पाई आर की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितनी है 14, तो ये हो जाएगा 14 × के 14। उसके बाद एंगल है 90 बटे कितना हो जाएगा 360, 0 0 ख़त्म, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 आ गया। 7 से काटेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 2 से कट गया 2 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो मल्टीप्लाई कराओगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है ना, एरिया कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या है, उसको ज़रा सॉल्व करिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट समझने की कोशिश करना है और बताना है क्या आएगा उत्तर अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, मैं पूरी लैंग्वेज लिखता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करना। क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में, किसी गांव की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है मेरे दोस्त, तो प्रतिवर्ष 25% की बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी का मतलब वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 3100 नहीं, हाँ पूछा है 25% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या
वर्तमान जनसंख्या जो है वो 31,250 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज़ हो रहा आपको बताना। वैसे भी आपको पता होगा कि भारत नंबर 1 हो चुका है पॉपुलेशन के मामले में, है ना। तो यहाँ इस गांव में भी जनसंख्या बढ़ रही है और ये 2018 में आपके पेपर में बढ़ चुकी थी। 2018 का प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में पर ईयर जो है 25% की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यदि प्रेजेंट जो है वो 31,225 है, 31,225 है। ये आपसे पूछे है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, अमाउंट केस में लगाएंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ किसी गांव की जनसंख्या 100 है, अगले वर्ष बढ़ गई जनसंख्या 110 हो गई, फिर अगले वर्ष बढ़ गई 120 हो गई, तो ये जनसंख्या 2 साल बाद की आई है ना, यानी प्रेजेंट तो ये है और प्रेजेंट चीज़ क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल, और ये अमाउंट हो जाएगा। यानी जो दी गई है वर्तमान वो प्रिंसिपल है। तो हम लिख लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन। पीपी का मतलब होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन। वो हमको दिया गया है 31,250। सो मैंने मेंशन कर लिया है ना। अब रेट देखो 25% है। रेट कितनी है, 25%। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ा सा समझना होता है, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद टाइम जो है वो 3 ईयर है, 3 साल के बाद हमें पूछा है। देखो, जब भी कभी डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएशन का मतलब जब भी कभी चीज़ डिक्रीज होंगी, घटेंगी। देखो, इससे पहले मैंने अवमूलन वाला क्वेश्चन कराया था, हो सकता आपको याद हो। उसमें फार्मूला मैंने क्या लगाया था, A बराबर P 1 माइनस के R/100 की पावर T। हो सकता है आपको लास्ट क्लास याद हो। तो मैंने यहाँ माइनस क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर डिप्रिसिएशन हो रहा था, वहाँ चीज़ें घट रही थी। बट इस केस में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो बढ़ रही तो सिंपल प्लस लगेगा, बढ़ रही हैं तो प्लस लगेगा, घट रही हैं तो माइनस होगा। चूँकि बढ़ रही तो प्लस होगा। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर क्या होती है, N होती है। अमाउंट हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल है 13250 31,250, है ना। जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या ये है, और उसके बाद 1 प्लस रेट है 25, 25 बटे हो जाएगा 100, और इसकी पावर हो जाएगी n। 25 एकम 25 चौके 100, 4 एकम 4 एक 5/4 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 31,250 इंटू 5/4 को 4 बार लिख सकते हैं, 3 बार डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई, ये देखो आप यहाँ पर 3 पावर 3 होगी, यहाँ समय के स्थान पर 3 रखोगे, पावर 3 तो 3 बार लिख लिया। अब चुपचाप इसको आपको काटना है। कैसे, 2 से पहले इसको काट दो। 2 दूनी 4, पॉइंट में आएगा 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 12, 2 छंग 12, और यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15,625 इंटू 5, 5, 5, यानी ये आंसर आएगा 15,625 इंटू 5 पंजे 25 पंचे 125, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। इसका जवाब, ये होमवर्क है, बस सिंपल सॉल्व करना है। 32 से आपको ऊपर वाली संख्या को भाग कर देना है, बस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला प्रश्न। अब ये मैं करा सकता हूँ, बट ये अब आप बताओगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर नहीं होगा वो भी कमेंट करना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। मैंने कई बार आपको बताया कि कैलकुलेशन को आप सॉर्ट भी कर सकते हो। नीचे आप 100 का मल्टीपल बना के ऊपर मल्टीप्लाई करा के केवल पॉइंट को ऐड करते हो, बस इतना काम कर लिया करो, बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये आपको समझना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 10 सेंटीमीटर लंबे जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर चौड़े, एंड जो डेप्थ है, गहराई है, और कितनी है, 6 सेंटीमीटर गहरे, सॉरी गहरे नहीं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चौड़े, लंबे, चौड़े और ऊंचे, 6 सेंटीमीटर ऊंचे, कमरे में रखी जाने वाली
कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताना है। रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ। सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ। छड़ की लंबाई आपको बताना है, क्या होगा सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अब इस क्वेश्चन में क्या लगेगा कंसेप्ट, ये मैंने आपको बता रखा है भाई। कैसे लगाएंगे देखो, अगर सारी मेज़रमेंट अलग अलग हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाती तो वो केस 2D का नहीं बचता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन का नहीं बचता है, वो 3D का हो जाता है। और 3D का हम वॉल्यूम निकालते हैं, 3D का हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, 3D का हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, बट 3D के हम कभी एरिया नहीं निकाल सकते। अब आप एज्यूम कर लो, मान लो आप जिस कमरे में रह के पढ़ रहे हो वो 3D है ना। अब उसमें आप सबसे लंबी छड़ कौन सी रख सकते हो भाई। अगर आप ब्रेथ में रखोगे तो वो चौड़ाई के बराबर होगी, अगर आप लंबाई में रखोगे तो लंबाई के बराबर होगी। लेकिन यदि आप उसको डायगोनली रख लो, मतलब उनके विकर्णों पर रख दो, तो वही सबसे लंबी छड़ होगी, है ना भाई। अगर डायगोनल पे रखेंगे तो वही तो सबसे लंबी छड़ होगी। मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने माना ये आपका क्या है भाई, एक जो है कमरा है, जो मेज़रमेंट दिया गया है उस मेज़रमेंट का लेट कर लेते हैं दिस इज़ रूम योर मेज़रमेंट, तुम्हारी मेज़रमेंट का। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको सबसे लंबी छड़ रखना है इस रूम में, तो आप देखो डायगोनल के हिसाब से तो ही रखोगे, ये वाले डायगोनल के हिसाब से। आप कहोगे जी बिल्कुल यही वाले डायगोनल के हिसाब से रखेंगे, और बस हमें डायगोनल निकालना है। और ये है क्या, घनाभ है। अब घनाभ की सारी बातें मैं लिख देता हूँ। घनाभ का वैल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है आयतन। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL होता है ना। और जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है 2L प्लस में B और इंटू करा देते हैं H। यही चार दीवारी का भी क्षेत्रफल होता है, 4 वॉल का एरिया यही होता है। जो डायगोनल है विकर्ण है वो होता है √L² प्लस B² प्लस में H² हो जाता है, ठीक है। और यही आपसे यहाँ फाइंड कराने की कोशिश कर रहा है। तो डायरेक्ट आप निकालोगे सबसे लंबी छड़ क्या होगी, √L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगी। यानी L कितना है, आप कहोगे सर 10, तो 10 का स्क्वायर, B है 8, 8 का स्क्वायर, H है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर होगा। यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36। तो अल्टीमेटली भैया ये कितना आ जाएगा 36, 6, 37, 90, 6, 4, 10, 100, 200, और 200 का मतलब 100 इंटू 2, 10√2। आंसर कितना आएगा 10√2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। जिनका भी आंसर आ रहा है 10√2 सेंटीमीटर वो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही जवाब होगा 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बात भाई, समझ गए हो ना। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी क्या भावनाएं हैं और कैसे आप उस क्वेश्चन को लगाते हो आपको बताना। और अंत में आपको क्लास के बाद ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। बस आप इतना कमेंट करोगे कि इतने गलत हुए और ये टॉपिक आपका वीक है, बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अब ये देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया। माइनस का 12/7 इंटू है माइनस का 14 भाई कितना है भाई 27, है ना। उसके बाद है यहाँ अगले ब्रैकेट है माइनस का 8/45 और इंटू है आपका 9/16। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। देखो कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7 दूनी 14 माइनस के 2 यहाँ बच गया, है ना। अब ये देखो कट जाएगा, 3 चौके 12 माइनस के 4 और 3 9 27, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, यानी इसकी वैल्यू 8/9 आ जाएगी। यहाँ इसको काट सकते हो, 8 दूनी 16 और 9 पछे 45, माइनस 1/5 दूनी 10, यानी इंटू हो जाएगा -1/10। यही तो होगा मेरे दोस्त, माइनस के 1/10 हो जाएगा। इसको फर्दर काट सकते हो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 4/9 पछे 45 आंसर है। माइनस का 4/45 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है।
-4/45 एकदम राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका है क्वाड्रिलेटरल से, और आपको बताना है इस दिए गए फिगर का जो है वो क्या होगा राइट आंसर। ठीक है। ये अगर मैं आपसे कह देता हूँ एक सर्कल आपको दिया गया है, ठीक है ना, सर्कल दिया गया, इसमें एक पॉइंट ये दिया गया है ए बी साइड, ये सेंटर है ओ, ये है ए, ये कितना दिया गया है आपका बी दिया गया है। यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रा की गई है भाई, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रा की गई है, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रा की गई है। ये एंगल आपको दिया गया है, इधर वाला एंगल, ये छोटू एंगल दिया गया आपको 45 डिग्री का, 45 डिग्री का ये एंगल दिया गया है, और ये जो बिंदु है ए बी सी है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछेगा, आपसे पूछे है तो ये वाला है ना, यही तो पूछे है। हाँ भाई, बी ए सी का मान, एंगल बी ए सी का मान बताओ, बी ए सी का मान यदि जो ए बी है वो वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का डायमीटर है, ये आपको बताना है। ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा? देखो, हमने आपको कई बार बताया है, बहुत सारी बार बताया कि जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है। और एक कंसेप्ट क्या होता है, सर्कल के कंसेप्ट में आपको बता रखा हूँ। कंसेप्ट सर्कल का एक क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो भी सेमी सर्कल होगा, जो भी अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त में आप कितना भी एंगल बना लो, अर्धवृत्त में आप कितना भी एंगल बना लो, सारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये सारा एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर इसका नाम दे देते हो ए बी सी डी और ई, कोई सा भी एंगल आप मेज़र कर लो, 1 2 3, तीनों 90 डिग्री के होंगे। और उल्टा करोगे तो भी, क्योंकि अब ये सीधा बनता है तो उल्टा भी बनेगा। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा ए सी बी, मैं लिखूँगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे लिखो 90 डिग्री? तो इसके पीछे का आप रीज़न लिखोगे कि सेमी सर्कल में बना एंगल, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो ऑलवेज कितने डिग्री का होता है? आप कहोगे 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, 90 डिग्री फिक्स हो गया। तो इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए बी सी में, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में तीनों ट्रायंगलों का सम, तीनों एंगलों का सम करोगे कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री। यानी एंगल 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात। ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, क्योंकि देखो जो बीच में होता उसी की तो वैल्यू निकालना होता ना आपको, कि जी बिल्कुल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 45 गिवन है, एंगल सी 90 है, तो बराबर हो जाएगा 180, 9 4 13, 135 जाके घट जाएगा। तो एंगल ए बराबर 180 माइनस 135, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 135 से 5 140, 40 80, एंगल ए 45। ये भी वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना, 45 डिग्री होगा इसका सही जवाब, 45 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए लास्ट आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। आखिरी प्रश्न है घातांक और करड़ी से। आप बताओगे कि इसका सही उत्तर क्या आएगा लास्ट प्रश्न का। ठीक है ना दोस्त, कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके। इतने क्वेश्चन सही हुए हैं भाई, क्लास नहीं आ पा रही थी, इसके पीछे का रीज़न है, मैं अभी आपसे 1 मिनट बात करके आपको बताऊंगा, है ना। चलिए देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा कि यदि 3x-1 बराबर के 9 और दिया गया है आपको 4y + 2 बराबर 64 हो, तो आपसे फाइंड क्या करवाना चाह रहा है? तो फाइंड x/y, x/y क्या होगा ये आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे आप इस क्वेश्चन को बताओगे, कैसे आप इस क्वेश्चन को बताओगे? ठीक है ना, तो आपको क्या करना है,
देखो क्लास ना आने का रीज़न ये था कि बोर्ड मेरे पास था नहीं, वो जिसका बोर्ड था वो चला गया था, तो बोर्ड को थोड़ा सा लाने में काफ़ी टाइम लगता है ना, क्योंकि उसको बनवाओ, बनवाने के बाद आप उसको लाओ फिर लगवाओ यहाँ पर, तो इसलिए क्लासें नहीं आ रही थी। अब सारा सिस्टम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं मन चाहूँगा तब मैं क्लासें दूंगा, उसको कोई आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। पहले कुछ बाउंडेशन भी थी, अब सारी बाउंडेशन से निजात मिल गई है, जब मैं चाहूँगा तब आपको क्लास दे सकता हूँ, जो मन चाहूँगा वो क्लास दूंगा। हिंदी मन होगा हिंदी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश मन होगा हिंदी पढ़ाऊँगा, सब कुछ मैं पढ़ा सकता हूँ, केवल संस्कृत को छोड़कर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, रेगुलर हमारे साथ लगे रहने हैं। तो दोस्त विश्वास रखना, मैं आपके साथ कभी अनर्थ नहीं करूँगा, जो भी करूँगा एकदम व्यर्थ करूँगा, एकदम अच्छी चीज़ें मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, जिनका मई में अभी पेपर होने वाला है ना, लास्ट तक मई का पेपर हो जाएगा 100% ये श्योर है। बाकी आप इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आप कैसे बता सकते हो, तो आपको सर कुछ नहीं करना है, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू बता दीजिए। यानी मैं कहूँगा 3 और ये जो निकला है x-1 बराबर 9, जो है क्या मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। बेस बराबर है, बेस तो कोई मतलब नहीं, तो ये x-1 बराबर 2, -1 उधर जाएगा, +1, 2 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3। ऐसे y की भी वैल्यू निकालेंगे, यानी 4y + में 2 = मैं 64 को 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब है, वेरी गुड, 4 से 4 खत्म, तो y + 2 = हो जाएगा 3, y की वैल्यू निकालेंगे, 3 जाएगा माइनस, तो 3 - 2, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, लो खत्म। यहाँ आंसर आप बता सकते हो, x/y पूछा था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, 3/1 का मतलब 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो क्लास कैसी लगी है आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, है ना, क्लास कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना।